हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, एकत्रित हिसाबी पद्धति। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर हमने होल्डिंग कंपनी, शासक कंपनी के हिसाब के रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी हमने सीखा। साथ साथ में इस कैलकुलेशन में आने वाले जो 5 स्टेप है उसको कैसे कैलकुलेट करके वो भी हमने एक प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू सीखा था। हमने स्टार्ट किया था जो सम्स सॉल्व करना, वो 2019 में पूछा गया जो सम्स था होल्डिंग कंपनी, शासक कंपनी का, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। जिसके अंदर हमने सबसे पहले कैसे ट्रांसलेट, रूपांतरित पाकु सरयू तैयार करना है जो फॉरेन कंपनी होती है उसका। उसके बाद हमने जो 5 स्टेप होल्डिंग के लिए फाइंड आउट करने रहते हैं शासक कंपनी के लिए, उसका कैलकुलेशन भी हमने सीखा। तो ये वाला वीडियो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, रिक्वेस्ट। उसके बाद ही आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले क्योंकि सम्स के अंदर लास्ट पार्ट बाकी रह गया था जिसके अंदर हमको उसका पाकु सरवैयू बनाना था, बैलेंस शीट, वो भी कंसोलिडेटेड एकत्रित पाकु सरवैयू, जो आज के वीडियो में हम सीखने वाले और इसके थ्रू सम्स हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट किएगा, नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसोलिडेटेड पाकु सरयू कैसे बनाना है, एकत्रित वाला। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको ओनली शासक कंपनी का ही बनाना रहता है। यहाँ पर इस सम्स के अंदर हमारे पास होल्डिंग शासक कंपनी कौन है, ए लिमिटेड है, ठीक है, और गौण कंपनी सब्सिडरी कौन है, बी लिमिटेड है। जिसके अंदर यहाँ पे डॉलर था जिसको हमने रूपांतरित कर दिया है, तो वो वाली अमाउंट को आपको ध्यान में लेना है यहाँ पर एंट्री करते टाइम। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको ए लिमिटेड की जो इन्फॉर्मेशन दिए गए, जितने भी अकाउंट्स दिए वो सारी अमाउंट आपको लेना ही है। बट एक अमाउंट को छोड़कर जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था, रोकाण किया था बी के अंदर, ठीक है, वो वाला इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को छोड़कर बाकी सब अमाउंट, सारी फिगर्स लिखी जाएगी। ये अमाउंट के सामने बी लिमिटेड के अंदर भी आपको याद रखना है जो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर मूड़ी, और साथ में जो उसकी अनामतें है, रिजर्व या फिर उसको बोलेंगे प्रॉफिट और नफा नुकसान, ये अमाउंट नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रोकाण के सामने क्या एडजस्टमेंट कर ली जाएगी, मांडी वड़मा से सेट ऑफ कर लेंगे। किस तरह से होगा अभी सम्स में हम अमाउंट फिलअप करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी सब अमाउंट सेम इट इज रखने वाले, दोनों का प्लस करके ए और बी दोनों का कंबाइंड करके लिखा जाएगा, बट ये एंट्रियां नहीं आने वाली है, ठीक है, समझिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, सेम टू सेम इसी को फॉलो करते हैं हम एंट्री करने वाले। स्टार्ट करते हैं। पहली अमाउंट किसकी है, शेयर कैपिटल, शेयर मूड़ी की, जिसमें ए लिमिटेड का कोई चेंजेस आपको करना नहीं है, सेम टू सेम 16 लाख। तो ए लिमिटेड का 16 लाख आएगा, लेकिन बी लिमिटेड के शेयर कैपिटल आने वाले हैं नहीं हो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके सामने इसको सेट ऑफ कर दिया, तो ओनली ए लिमिटेड के ही इक्विटी शेयर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शेयर मूड़ी, शेयर कैपिटल, डायरेक्ट अमाउंट में लिख देता हूँ 16 लाख। बी लिमिटेड का नहीं आएगा, याद रखिएगा, ओनली ए लिमिटेड का जो शासक कंपनी है उसका ही आएगा। उसके बाद की अमाउंट देखिए 3 लाख, जो जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज, जनरल रिजर्व सामान्य अनामत ए का तो कंप्लीट 3 लाख आने वाला ही है, तो इस तरह से मिलेगा सामान्य अनामत जनरल रिजर्व ए कंपनी का 3 लाख, जिसको होल्डिंग बी कंपनी का भी आएगा, लेकिन यहाँ पर डॉलर नहीं, मतलब हमने रूपांतरित किया, वो पूरी अमाउंट नहीं आएगी। ओनली कौन सी अमाउंट आएगी, जो रेवेन्यू वाला जो था ना, सो होल्डिंग शासन कंपनी का जो रेवेन्यू का टॉपिक था, महसूली वाला, वही आएगा। तो यार रेवेन्यू के अंदर अनामत है या रिजर्व, तो रिजर्व के अंदर ये अमाउंट आपको फिलअप करनी है। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा ये अमाउंट को करेक्शन जरूर कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट यूज की जाएगी ओनली जो 60% के अकॉर्डिंग हमने निकाली है, वही अमाउंट यूज की जाएगी रिजर्व के अंदर, अनामत के अंदर, जो रेवेन्यू वाला है, महसूली वाला। तो 53,760 रुपीज़ लिया जाएगा बी कंपनी में से। 53,760 रुपीज़ रेवेन्यू वाला लिखा गया, याद रखिएगा, महसूली वाला, जिसका कैलकुलेशन हमने स्टेप नंबर 5 में किया हुआ है। तो यहाँ पे इस अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो 3,53,760 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा अमाउंट। इसी तरह आगे नेक्स्ट अमाउंट देखिए, प्रॉफिट लॉस का, नफा नुकसान का। तो यहाँ 1,60,000 तो होल्डिंग कंपनी का तो पूरा लिखेंगे 1,60,000। सामने बी कंपनी का कितना आएगा, तो आप समझ गए होंगे, यहीं पर स्टेप नंबर 5 के अंदर जो हमने रेवेन्यू प्रॉफिट निकाला है, महसूली नफा, वो आएगा प्रॉफिट लॉस के अंदर। नफा नुकसान में महसूली वाला, रेवेन्यू वाला ही प्लस किया जाएगा, जो 60% के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निकाला है, 63,160। तो यहाँ पर वो अमाउंट लिखिएगा 63,120, ठीक है, परफेक्ट। इसको ऐड कर लीजिए तो टोटल अमाउंट उसका नफा नुकसान का, प्रॉफिट लॉस का अब बन जाएगा यहाँ पर 2,30,000
23,120। ये दोनों अमाउंट प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो बी कंपनी का है रेवेन्यू महसूली वाला लिखा गया है ओनली, जो हमने स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट किया जाए 60% के अकॉर्डिंग, तो इसका यूटिलाइज हो गया। क्लियर हो गया पाकू सर्वे के अंदर। अब देखते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट एंट्री बैलेंस शीट से करना है हमको। नेक्स्ट अमाउंट दी गई है यहाँ पर डिबेंचर की। देखिए ए कंपनी का तो अमाउंट दिया गया वो तो लिखना 2 लाख, सामने का नहीं दिया तो कुछ नहीं लिखना, अगर दिया गया तो पूरा पूरा एज इट इज लिखा जाता है। जस्ट इन तीनों पे इफेक्ट होता है, उस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 लाख का अमाउंट डिवेंचर के नाम से सैम बिडिस लिखा जाएगा। ओनली ए कंपनी का तो ए कंपनी का ही आएगा, दोनों का आता तो ऐड हो क्या आता। इसी तरह नेक्स्ट अमाउंट अब इजी लॉन्ग टर्म वाला, ठीक, लंबा गाड़ा ना उधर यहाँ पर ए कंपनी का नहीं तो कोई बात नहीं, बी कंपनी का जरूर आएगा, लेकिन ये डॉलर है, ये मत लिखिए, इंडियन रुपीज लिखिएगा। जो हमने रूपांतरित किया था, ट्रांसलेट किया था, वो अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेकआउट करते हैं। हमने सबसे पहले यही कैलकुलेशन किया था, तो उसके अंदर लंबा गाड़ा लॉन्ग टर्म का जो अमाउंट है 2,37,600 का अमाउंट सैम बिडिस हम यहाँ लिख लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये हो गया लंबा गाड़ा लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते, बहुत ही इजी, हम दोनों का प्लस करना ही है। क्रेडिटर लेनदार, तो इसका 1,40,000 प्लस सामने बी कंपनी का ये अमाउंट नहीं, जो हमने इंडियन में रुपीस में कन्वर्ट किया था वो लिखना है। इंडियन रुपीस का कन्वर्ट किया हुआ यहाँ पर 74,400 हमको लिखना है। तो टोटल मिला के हो जाएगा, यहाँ मैं एक बार लिख के आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे 1 लाख कितना 40,000 था प्लस 74,400 बी कंपनी का था, ठीक है, ए कंपनी का और बी कंपनी का। तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 2,14,400। क्लियर हुआ, दोनों की अमाउंट को प्लस किया। इसी तरह नेक्स्ट अगला देख लीजिए, यहाँ पर बिल पेबल देवी हुंडी, इसका 50,000 है, ठीक है। तो इसका 50,000 प्लस सैम बिडिस सामने वाले का बी लिमिटेड का जितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमको प्लस कर लेना है, जहाँ पर यहाँ पर 49,600, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बाय चांस 79,600 लिखा गया था, जो मिस्टेक बाय था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 49,600। तो टोटल देवी हुंडी बिल पेबल हमारा निकल के आ जाएगा 99,600। सैम बिडिस नेक्स्ट एंट्री चेकआउट कीजिए, आउटस्टैंडिंग चुकवाना बाकी, इसका 10,000 का खर्चा था। फिर सामने अलग इसी तरह आप देख लोगे आई होप, तो मैं डायरेक्ट प्लस करके ही लिख देता हूँ। इसका अमाउंट था यहाँ पर 10,000, तो प्लस उसका था 24,800, दोनों का ऐड किया है 34,800। क्लियर हो यहाँ तक। तो देख लीजिए बैलेंस शीट के अंदर आने वाली सारी एंट्री को हमने प्लस कर दिया। ए लिमिटेड की सैम बिडिस लिखा गया, बी लिमिटेड के अंदर याद रखिएगा यहाँ पर इनका यूटिलाइज हो जाता है सेट ऑफ में, इसलिए ये नहीं लिखा गया। इक्विटी शेयर मूडी नहीं लिखा गया। रिजर्व के अंदर और प्रॉफिट लॉस के अंदर अनामत और नफा नुकसान में कौन सी अमाउंट लिखी गई, रेवेन्यू वाला लिखा गया, याद रखिए जो हमने कैलकुलेशन किया वो। बाकी सैम बिडिस प्लस करके टोटल ही लिखा गया, पूरा का पूरा टोटल लिखा गया है। तो यहाँ पर एक एंट्री एक्स्ट्रा ऐड होगी, वो होगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि लायबिलिटी होता है लघुमती ना ही, तो ये एंट्री आप भूलिएगा मत। तो ये एंट्री का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी सम्स में किया हुआ है स्टेप नंबर 4 के अंदर। जो टोटल निकल के आया माइनॉरिटी लघुमती का जो 40% के अकॉर्डिंग, तो 1,72,960 अमाउंट। माइनॉरिटी लिखना भूलना नहीं, ये लायबिलिटी होता है 40% के अकॉर्डिंग। जैसे इक्विटी आ चुका 60% के अकॉर्डिंग, तो बाकी बचा 40% के अकॉर्डिंग, इसमें सारा ऐड हो जाता है। क्लियर हो चुका। तो लायबिलिटी वाला पक्ष हो चुका है कंप्लीट, जवाबदारी वाला। चाहो तो इसका टोटल मार भी सकते हो। जो टोटल यहाँ पर निकल के आ रहा है 31,36,240 निकल के आ रही है, हमारा फाइनल टोटल है। अब सेम टू सेम हम सेकंड मिलकत एसेट्स का भी इसी तरह हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 6,80,000 की अमाउंट फिक्स कायमी का देके रखा हुआ है ए लिमिटेड का। तो देखिए एक बार लिख के बता देता हूँ, ए लिमिटेड का हो चुका है, प्लस बी लिमिटेड का भी यहाँ पर चेकआउट करना है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया वहाँ से लिखना, आप समझ में आ रहा होगा कौन से बैलेंस शीट से लिखना, ट्रांसफर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2,11,200 फिक्स एसेट्स है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल फिक्स एसेट्स कायमी मिलकत निकल के हमारा आ जाएगा 8,91,200। क्लियर। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। बट याद रखिएगा इसी सेक्शन के अंदर टेंजिबल तो इनटेंजिबल भी यहीं पे आता है, दृश्य तो अदृश्य, क्योंकि हमारे यहाँ पर पागड़ी का आंसर फाइंड आउट हुआ था, क्योंकि हमें क्या निकला था, पागड़ी निकला था, कैपिटल रिजर्व नहीं निकला था। कैपिटल रिजर्व होता मूडी अनुमत तो लायबिलिटी में चला जाता, लेकिन पागड़ी निकला तो उसकी एंट्री इस सेक्शन में आपको कर लेना है, नॉन करेंट बिन चालू के अंदर, ठीक है। जो हमने कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट किया था, जो देख लीजिए गुडविल का स्टेप 3 में पागड़ी का हमने आंसर फाइंड आउट किया था, प्लस में आया था, इसलिए हमारा पागड़ी गुडविल था 10,57,440। तो सैम बिडिस लिख लेंगे 10,57,440।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन चेकआउट कीजिए भाई नॉन करेंट का, ठीक है, जिसमें पहले में गवर्नमेंट सरकारी वाला इसका दिया हुआ ए लिमिटेड का, सामने वाले का नहीं है तो कोई बात नहीं, तो सामने वाले का नहीं लिखेंगे, तो ए का तो सेम इट इज हम लोग लिख लेंगे सरकारी गवर्नमेंट 3,20,000 का अमाउंट। अब नेक्स्ट याद रखिए, ये इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया, रोकाण किया है बी के अंदर, वो आपको लिखना नहीं है। इसके बदले में सामने हमने इक्विटी और यहाँ पर रिजर्व प्रॉफिट लॉस को सेट ऑफ एडजस्ट कर लिया था। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, करेंट के अंदर चालू के अंदर सेम इट इज स्टॉक, इसका 80,000 है तो उसका अमाउंट आप चेकआउट कर लोगे, डॉलर दिया गया जो रूपांतरित वाला चेकआउट कर लोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहूँगा 80,000 का यहाँ पर था, ठीक है, प्लस एक बार दिखा देता हूँ कितना अमाउंट है स्टॉक का, तो देख लीजिए स्टॉक का अमाउंट है 2,79,000, तो 2,79,000 का स्टॉक, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो स्टॉक का अमाउंट आएगा 3,59,000। इसी तरह से देवादार डेप्टर का अमाउंट यहाँ पर ए लिमिटेड का 1 लाख है, और सामने वाले का भी इसी तरह वहाँ बैलेंस शीट में आप जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 62,000 मिल जाएगा, टोटल मिला के 1,62,000 का अमाउंट आएगा। लेनी हुंडी की बात करते हैं, नेक्स्ट बिल पेबल बिल रिसीवेबल, तो यहाँ 20,000 का अमाउंट दिया गया ए लिमिटेड का, और बी लिमिटेड का आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं तो कितना है लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल, यहाँ पर 80,600 की अमाउंट है, जो यहाँ पर प्लस कर लेंगे 80,600 तो 1,06,000 का अमाउंट निकल के आएगा। उसके बाद लास्ट एंट्री बची यहाँ पर बैंक की, यहाँ पर 60,000 की अमाउंट है, ए लिमिटेड का 60,000 है, तो सेम इट इज बी लिमिटेड का भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, तो बी लिमिटेड का 1,86,000 की अमाउंट है, तो उसको प्लस कर लेंगे 1,86,000 का अमाउंट, तो टोटल मिलके आ जाएगा 2,46,000। क्लियर हो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि दोनों को कंबाइंड प्लस करके लिखना है। जस्ट इतना सा आपको ध्यान रखना केयरफुली कि इसका इन्वेस्टमेंट रोकाण नहीं लिखा जाएगा और सामने वाले की इक्विटी नहीं लिखे जाएंगे। रिजर्व में आने वाला तो कौन सा रेवेन्यू वाला रिजर्व लिखा जाएगा, जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें से देखो माइनॉरिटी की एंट्री कर दी हमने, लायबिलिटी की साइड कर ली जवाबदारी में, इसमें होल्डिंग के अंदर दोनों के दोनों रेवेन्यू वाले महसूली वाले की एंट्री हमने कर दी, उसी के साथ जो पागड़ी गुडविल मिला था उसकी एंट्री हमने कर दी। ये दोनों कैलकुलेशन तो हमने इन तीनों अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए निकाला था, जिसका पूरा यूटिलाइज हो चुका था। आई होप आपने दोनों वीडियो कंपलसरी अच्छे से देखे होंगे तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा। इसका भी टोटल देख लेते हैं, वही सेम एटीज होने वाला आप टोटल मार के देख सकते हो, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। 31,36,240, तो यहाँ पर इस कंसोलिडेटेड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, एकत्रित वाला, और यहाँ पर हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। तो सम्स लॉन्ग है लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार सम्स को जरूर कीजिएगा, और अपकमिंग टाइम के अंदर और वीडियोस चैप्टर का अपलोड होने वाले, आप मुझे क्वेरी के रूप में भी कुछ कमेंट कर सकते हो जो आप सम्स सॉल्व करवाना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।